वेलकम डियर स्टूडेंट। आज अभी तक मैंने आपके सामने प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ 5 क्वेश्चन मैंने प्रिज्म के बेस्ट सेलेक्ट किए थे और अब मैं कुछ टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन आपके सामने आज सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है जो जेई एडवांस में ऑब्वियसली पूछे गए हैं। इसमें साल भी लिखा हुआ है 2000 जेई एडवांस में पूछे गए। तो टीआईआर का कंसेप्ट आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि जब भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस समय लाइट में एक पर्टिकुलर एंगल आने पर या उसके बाद अगर एंगल हम बढ़ाते चले जाएं तो उस एंगल पर लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है और उस एंगल के बाद अगर आपने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया तो उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाती है, जिस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम बोलते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप कि ये सब आपको पता होगा। आप जेई ने उसमें सवाल क्या पूछा, जरा देखते हैं कि यहां पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सॉरी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एंड इट इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। वाटर इसके चारों तरफ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है। ठीक है, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा मैक्स सच दैट द रे कम्स आउट फ्रॉम द अदर सरफेस। रेज को यहां से निकालने के लिए कि कितना मैक्सिमम एंगल ले सकते हैं कि रे जो है वो इसी सरफेस से बाहर निकले, तो पहली चीज उसने अल्फा मैक्स क्यों पूछा। ठीक है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू से उसका क्या मतलब है, पहले हम वो समझते हैं। तो जरा ये देखें कि जब लाइट इस वाली सरफेस पे गिरती है, ध्यान से देखना, मान लीजिए एंगल अल्फा है, ठीक है, और यहां से ये रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पे गिरती है, तो ये आर हो गया और ये आई हो गया है। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि आई प्लस आर का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, आई प्लस आर 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्यों अल्फा मैक्स पूछ रहा है, ये कहानी इस ट्राइंगुलर रूल में छिपी हुई है। अगर मैं आर को लिखूं 90 माइनस आई या आई को लिखूं 90 माइनस आर, जरा देखते हैं। अगर मैंने इस एंगल अल्फा को इंक्रीज किया, बिकॉज अल्फा मैक्स निकालना ना, अगर मैंने इस एंगल अल्फा को इंक्रीज किया तो अल्फा अगर इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन है। तो अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। ये हम स्नेल्स लॉ से देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू है n1 अपॉन n2, ये तो कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट नंबर हो गई। तो अल्फा और आर जो है, अगर अल्फा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आर बढ़ेगा। अब अगर आर बढ़ेगा तो आर के बढ़ने से आई डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आई प्लस आर का सम कांस्टेंट है। आई डिक्रीज होगा, और आई अगर डिक्रीज होगा तो एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, जिसे हम निकालेंगे। मान लेते हैं इस प्रोसेस के लिए 60 डिग्री का क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं, रैंडम समझने के लिए। तो जैसे ही लाइट इस पर 60 डिग्री पर गिरेगी, लाइट इसमें कैसे चली जाएगी, 90 डिग्री पर चली जाती है, सबको पता है रिफ्रैक्शन। अब अगर आप अल्फा को और बढ़ाते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे तुमने अल्फा को और बढ़ाया, मैं आपको पिक्चर से बना के दिखाता हूं डायग्राम में। जैसे पहले आपने अल्फा को कम रखा, इस एंगल, मान लो यही अल्फा मैक्स है, आपने ये एंगल अल्फा से कम रखा, तो अल्फा कम होगा तो ये आर भी कम होगा, आर कम होगा तो ये जो एंगल है वो 60 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने मान के चला है कि इस पर्टिकुलर अल्फा मैक्स पे ये 60 डिग्री अगर हो रहा है, तो अगर आप अल्फा को कम करते हो तो यहाँ पे 60 डिग्री से कम, लेट सपोज ये 59 होगा। ठीक है, तो सॉरी, अगर मैं आर को कम करता हूं, आर को कम करता हूं तो ये बढ़ेगा, 61 हो जाएगा ये, आर को कम कर रहा है ना।
व्हेन यू आर को कम करोगे तो आई बढ़ेगा, क्योंकि आई प्लस आर का सम कांस्टेंट रहना है, तो ये 61 हो जाएगा, मान लेते हैं सही। तो जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ेगा तो ये टी आई आर होके इस सरफेस से बाहर आएगा, यही बात तो हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अल्फा को बढ़ाते जाएंगे, तो अल्फा को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, आर के बढ़ने से आई कम होगा, जैसे ही आई क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा कम होके, वो टी आई आर होना शुरू हो जाएगा। यानी इस जोन में लाइट जब गिरेगी, जो अल्फा से कम है लाइट का एंगल, इस जोन में लाइट गिरेगी तो वो टी आई आर होगी, मैक्सिमम ये एंगल होगा जिसपे एक्चुअल क्रिटिकल एंगल हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही लाइट गिरेगी, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं आपको, तो ये अल्फा बड़ा हो गया, अल्फा मैक्स से बड़ा हो गया, तो ये आर भी बड़ा हो जाएगा, जो प्रॉपर ब्लैक वाली रो जा रही है उससे बड़ा होगा आर। आर जब उससे बड़ा हो जाएगा तो आई 60 डिग्री से छोटा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा, तो लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, टी आई आर नहीं होगी। तो इस जोन के बाद लाइट टी आई आर नहीं होगी। तो मैंने कैसे पकड़ा इस सवाल को, कि जैसे जैसे इस अल्फा बढ़ रहा था, आर बढ़ रहा था, आर बढ़ रहा था तो आई कम हो रहा था। मैंने एक वो एंगल देख लिया जिसपे आई एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अगर अल्फा उससे कम है तो आई जो है वो 60 डिग्री से बड़ा गिरेगा, क्योंकि आर छोटा होगा तो आई बड़ा हो जाएगा, तो वो टी आई आर हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है पूरा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो बाकी तो फिर अब इसमें कुछ रह नहीं गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि मान लो ये 60 डिग्री का क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल हम लिख देते हैं कि साइन थीटा सी साइन आई अपॉन साइन आर, तो 1 हो गया, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना। और इधर पे भी हम लगाते हैं रूल, तो साइन एल्फा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, क्योंकि अभी लाइट म्यू n1 में जा रही है n2 से, ठीक है। आर की जगह पे हम 90 माइनस थीटा सी लिख सकते हैं, है ना। आई अब थीटा सी के बराबर हो गया ना, यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 90 माइनस थीटा सी n1 अपॉन n2। तो यहाँ से आपको एल्फा निकालना, बाकी सब तो काम सिंपल है, cos थीटा सी, ठीक है, n1 अपॉन n2 cos, और थीटा सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, ये आ गया एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाला आंसर इसका हो गया। तो आप समझे मैंने क्वेश्चन को कैसे पकड़ा। मैंने ये कहा कि जब आप आई बढ़ा रहे हो, अल्फा आप बढ़ा रहे हो, तो आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो आई कम हो रहा है, आई छोटा होता चला जा रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल आने पर आई जैसे ही क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो आई कम होता जा रहा है ना, आई कम होता है कुछ बड़ी वैल्यू से, मान लो पहले 70 था, फिर 70 से 69 हुआ, 68 हुआ, करते करते वो 60 पे आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने अल्फा को बढ़ाया तो वो 60 से छोटा हो जाएगा, तो ये पिंक कलर की लाइट से दिखाया मैंने। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसके बाद टी आई आर नहीं होगा, लाइट दूसरे मीडियम में निकल जाएगी। तो यही एक क्वेश्चन है कि कितने मैक्सिमम एंगल पे वो लाइट वहां से गिरा सकते हैं। अब ये दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा गया वो देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है, लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन वन प्लेन, वहां पे अल्फा मैक्स था, एक सिलेंडर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका n है, ठीक है, और डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, इसकी कम से कम वैल्यू पता करनी है, सो दैट लाइट एंटरिंग द रॉड डज नॉट एमर्ज फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द रॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n। अल्फा की हम कोई भी वैल्यू रखें, जैसे कि टोटल इन्फ्राक्शन में आपने ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ा होगा, किसी भी एंगल पर लाइट गए, लाइट हमेशा अंदर ही टी आई आर होती रहे, बाहर ना निकले। अल्फा की किसी वहां पे तो अल्फा की एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू थी, या अल्फा की कोई भी वैल्यू पे होता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अल्फा कितना हो सकता है, 90 डिग्री ग्रेजिंग इंसिडेंस, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। अगर ये वाली वैल्यू पे जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर अब हो, आपको पता है कि जब हम अल्फा बढ़ा रहे थे तो ये आई जो था, जो थीटा सी के बराबर हम ले रहे हैं अभी, कम होता जा रहा था। अगर ये सबसे कम एंगल है ना, क्योंकि अगर अल्फा मैक्सिमम है तो ये आर भी मैक्सिमम होगा, ये वाला आर, तो ये थीटा सी सबसे कम होगा, तो जो सबसे छोटा इंसिडेंस एंगल होगा अगर वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा
तो बाकी केसेस में तो वो सारे एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़े ही होंगे ऑब्वियसली। तो अगर 90 डिग्री वाली लाइट भी TIR हो जाए तो बाकी लाइट भी TIR होगी। ठीक है ना, आप समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, सो हम यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा सी हम अलग से निकाल ही लेते हैं। μ2 अपॉन μ1 से हमने साइन थीटा सी पहले से निकाल लिया, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री पर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल है, इससे बड़ा इंसिडेंस एंगल हो नहीं सकता। लाइट या तो 0 डिग्री पे आएगी या 90 डिग्री पे आएगी। 0 डिग्री वाली लाइट तो वैसे ही सीधी चली जानी है। 0 डिग्री के अलावा जो भी लाइट आएगी सबसे बड़ा इंसिडेंस एंगल पर ये जो एंगल है जिसको हम आई बोल रहे हैं ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा मिनिमम एंगल भी क्रिटिकल एंगल या उससे बड़ा हो तो लाइट TIR होगी, इसके बाद तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे भी हम रूल लगा देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन μ2 अपॉन μ1, साइन आर यहां से आ गया 1/n, साइन आर यहां से क्या आ गया 1/n। ठीक है, और अगर हम यहां पे कहें कि आई जो होना चाहिए वो कम से कम थीटा सी से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ये जो क्रिटिकल एंगल आई यहाँ पे गिर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा डी से बड़ा होना चाहिए, और आई है 90 माइनस आर के बराबर। ठीक है, आई है 90 माइनस आर के बराबर। हम दोनों तरफ साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/n हो जाएगा, ये कॉस आर हो जाएगा, साइन थीटा सी हो गया 1/n, ये हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर एन, ये 1/n। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर लेस देन 1, n इज ग्रेटर देन और √2। तो वो लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो n की कम से कम वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हमको कैसे हमने चेक किया कि जैसे जैसे हम एस अल्फा को बढ़ा रहे हैं आई की वैल्यू, जो कि यहाँ पे आई हम ले रहे हैं जिसको भी हमने थीटा सी के बराबर लिया, ये छोटा होता जा रहा है। तो जब सबसे छोटा आई जो होगा वो इस 90 डिग्री के लिए होगा, अगर वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, जो सबसे छोटा वाला हाई है, तो उसके बाकी बड़े भाई तो उससे बड़े ही होंगे क्रिटिकल एंगल से, तो वो बाकी लाइटें तो TIR होंगी ही होंगी। ठीक है ना, तो ये सवाल था। आई थिंक ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश आपको की है। आई होप कि TIR की ये सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और भी TIR के क्वेश्चन मैं अभी इसमें अपलोड करने वाला हूँ, आप इसको साथ साथ देखते चलें। जो अच्छे क्वेश्चन बेस्ट जेई ने पूछे हैं वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।